हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये CSIR नेट JRF के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और IIT जो जैम फिजिक्स का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो BSc वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और MSc वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हमारे की पॉइंट्स रहेंगे थ्रू आउट द लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? देखो, हम बाइंडिंग एनर्जी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये तुम 12th से पढ़ते आ रहे हो। 12th में आपने पढ़ा होगा, 12th के बाद BSc में काफ़ी जगह पढ़ा होगा, MSc में काफ़ी जगह पढ़ा होगा। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है उसके बारे में तुम्हें नॉलेज भी होगी काफ़ी। ठीक है, उसको किसी भी टेक्स्ट बुक से तुम पढ़ सकते हो। हम देखेंगे बस बाइंडिंग एनर्जी है क्या और ये कर्व क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। फिर डिस्कस करेंगे हम सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला, मतलब थियोटिकल जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको थियोटिकली मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए एक फार्मूला है जिसे कहते हैं हम सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। उसके बाद देयर आर सम एप्लीकेशन ऑफ सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। द फर्स्ट एप्लीकेशन वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द एटॉमिक मास ऑफ द एनी एटम। ठीक है, यूजिंग द सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट आफ्टर द सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला इज द रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। जो मिरर न्यूक्लियाई है उसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करें हम, वो भी सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद थर्ड है हमारे पास टॉपिक डिफरेंस ऑफ मास ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। जो मिरर न्यूक्लियाई उनके मास का डिफरेंस क्या होगा, वो किन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक ही मतलब जो एटॉमिक मास, जो मास का डिफरेंस है एक्चुअल में वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, लेकिन वो कैसे डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे वो हम देखेंगे, क्योंकि इनमें से नेट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मिरर न्यूक्लियाई में से नेट पे क्वेश्चन बनेगा और जो मिरर न्यूक्लियाई है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। इसकी अदर एप्लीकेशन भी है सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला की, वो है क्यू वैल्यू, टू फाइंड द क्यू वैल्यू। और एक और एप्लीकेशन है सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला की मोस्ट स्टेबल आइसोबार फाइंड करने के लिए। वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक साथ हम डिस्कस करेंगे। क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियाई एंड द मोस्ट स्टेबल आइसोबार, हम जो पैराबोला बनता है उसमें वो कैसे हम मोस्ट स्टेबल आइसोबार कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम यही डिस्कस करेंगे मिरर न्यूक्लियाई। बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव रहेगा आज के जो लेक्चर में वो है मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, मिरर न्यूक्लियाई में क्वेश्चन बनता ही बनता है CSIR नेट JRF में। ठीक है, और इवन जो तुम्हारा IIT जैम का एग्जाम है वहाँ से बाइंडिंग एनर्जी में से क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था शेल मॉडल के बारे में। देखो, शेल मॉडल मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था क्योंकि देखो वो टॉपिक इसके बाद में आता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। वो पहले मैंने इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि उसका ज़्यादा इस कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम्हें थोड़ी सी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पता है और थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पता है तो तुम्हें आराम से शेल मॉडल समझ आ सकता है। और वो CSIR नेट JRF फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने वो पहले डिस्कस कर लिया था। ये जो टॉपिक है ये दोनों के लिए होगा, IIT जैम प्लस CSIR नेट फिजिक्स के लिए। तो पहले डिस्कस करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। देखो, बाइंडिंग एनर्जी होगी क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। देखो, कोई भी न्यूक्लियाई है हमारे पास, ये मान लो एक न्यूक्लियाई, इसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है, इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में सभी को अलग अलग करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इन सभी न्यूक्लियर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं इनको इंडिविजुअल जो न्यूक्लियन हैं उनको आपस में सेपरेट करने के लिए द एनर्जी रिक्वायर्ड वो हमारे पास होगी बाइंडिंग एनर्जी। और ये भी कह सकते हैं हम एनर्जी लिबरेटेड, जब हम इनको फॉर्म करते हैं सभी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ ला के, मतलब ये जब फॉर्म होते हैं, ये सिस्टम फॉर्म होता है ये न्यूक्लियस का, तब जो एनर्जी लिबरेटेड होती है इसके साथ वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। या हम कह सकते हैं इनको सभी को इंडिविजुअल न्यूक्लियन में डिवाइड करने के लिए, इंडिविजुअल न्यूक्लियन में इनको अलग अलग करने के लिए, इंडिविजुअल न्यूक्लियन को अलग अलग करने के लिए दी एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। इसका जो एक्चुअल में फॉर्मूला है, देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, मान लो इसका जो मास है न्यूक्लियस का वो है m। ठीक है, ZA, ये है हमारे पास न्यूक्लियर मास। ठीक है, कंप्लीट न्यूक्लियस का मास। और मास ऑफ प्रोटॉन है Mn और मास ऑफ न्यूट्रॉन है Mn, मास ऑफ प्रोटॉन है Mp। ठीक है, तब देखो जब हम इनको अलग अलग करेंगे,
ठीक है। जब इनको हम अलग अलग करेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कंबाइंड मास है, जब ये न्यूक्लियस के अंदर है, इनका जो कंबाइंड मास m है, इसकी जो वैल्यू होगी वो इनके इंडिविजुअल सम के मास से कम होगी। ठीक है। ये जो टोटल मास है, जब हमने इनको अलग अलग किया, तो हमने एनर्जी दी, एनर्जी दे के हमने इनको अलग अलग किया, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी एक्चुअल में वो हो गया हमारे पास मास ऑफ दिस इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स Z MP प्लस A माइनस Z MN। ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास Z है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और A माइनस Z है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे Z MP टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन, A माइनस Z MN टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियाई। जब वो फॉर्म हुआ था, जब न्यूक्लियाई कंप्लीट था तो उसका मास क्या था, वो है AZM। ठीक है, इंटू C²। ये होगी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। मतलब जो मास डिफरेंस है, एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं जो मास डिफरेंस इंटू C²। ठीक है। एक्चुअल में जो मास डिफरेंस है, जब हमने उस न्यूक्लियाई को ब्रेक किया अलग अलग न्यूक्लियन में, तो उनके मास में क्या डिफरेंस, या ये भी हम कह सकते हैं थियोरेटिकल मास और ऑब्जर्व्ड मास है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो मास है ये न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस का। लेकिन एक्चुअल में इन रियलिटी क्या होता है, हमें न्यूक्लियस का मास है वो पता नहीं होता, हमें एटॉमिक मास के बारे में नॉलेज होती है हमेशा, हमें जो न्यूक्लियस है उसके मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इस फॉर्मूला को देखो, लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की है। एक एटम की भी बाइंडिंग एनर्जी होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। वहाँ पे हम एटॉमिक मास देखते हैं, वहाँ पे जो टोटल है वो एटम है उसका एटॉमिक मास देखते हैं। लेकिन हमें एटॉमिक मास के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमें न्यूक्लियर मास के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर साइज़ में बहुत छोटा होता है, हम उसको इतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर सकते जितना हम एटम को कर सकते हैं, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, तो हम उसको पेनिट्रेशन करना ईजी होता है। इसलिए न्यूक्लियस का मास हमें पता नहीं होता, हमें एटॉमिक मास के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है एटॉमिक फिजिक्स से। ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला को एटॉमिक मास की टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो, ZMP प्लस A माइनस ZMN प्लस यहाँ पे ZME, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, माइनस ZME प्लस ZME कर दिया, माइनस ZME कर दिया। ठीक है। माइनस MZA। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको, प्लस ZME माइनस ZME, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये टर्म क्या होगी, देखो, ZMP प्लस ME प्लस A माइनस ZMN। ठीक है। इसको देखो, एक टर्म को यहाँ ले आए हम, माइनस ZME प्लस MZA C²। अब देखो ये टर्म क्या होगी हमारे पास, ये वाली, और ये टर्म क्या होगी, देखो MP प्लस ME होगा हाइड्रोजन एटम, MP प्लस ME होगा हमारे पास हाइड्रोजन एटम का मास MH। ठीक है। और हमारे पास ZME प्लस MZA, ये होगा हमारे पास एटॉमिक मास MZA, इसको एटम लिख लो, एटॉमिक मास। ये है हमारे पास न्यूक्लियर मास। देखो न्यूक्लियर मास में टोटल इलेक्ट्रॉन का टोटल मास ऐड कर दें तो ये होगा हमारे पास एटॉमिक मास। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल एटॉमिक मास। पहले था, देखो पहले जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था वो हमारे पास न्यूक्लियर मास की फॉर्म में था।
ठीक है। अब न्यूक्लियर का हमें मास पता नहीं होता, न्यूक्लियस का जो मास है वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके बारे में, हमें एटॉमिक मास इजीली पता होता है किसी भी एटम का, ठीक है। तो इसको हमने एटॉमिक मास की टर्म में लिख लिया, और हमें हाइड्रोजन का मास भी पता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की टर्म में, हाइड्रोजन के मास की टर्म में और एटॉमिक मास की टर्म में बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का, इसको साइड में लिख देता हूँ मैं। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो आएगा ZmH हाइड्रोजन का मास प्लस A माइनस ZMN न्यूट्रॉन का मास माइनस एटॉमिक मास MZA, यहाँ पे जो इंटू C², यहाँ पे जो MZA है ये हमारे पास होगा एटॉमिक मास। जिस न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं वो किस एटम से बना हो, कौन से एटम के अंदर है, उस एटम का मास, एटॉमिक मास। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होगा। यदि इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें, इसकी SI यूनिट में इसको लिख सकते हैं हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C²। तो C² से C² कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके। तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने कर्व प्लॉट किया, ये तुमने 12th में भी पढ़ा होगा, BSc में भी पढ़ा होगा, और काफ़ी सभी फैमिलियर हो गए इस कर्व से, काफ़ी बार देखा भी होगा ये अलग अलग जगह, और तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी होगी, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो जो बाइंडिंग एनर्जी, ये हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ A न्यूक्लियन है किसी एटम में, टोटल नंबर ऑफ A न्यूक्लियंस है हमें पता है किसी भी एटम में, A है हमारे पास N+Z, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, ये उसका कर्व है विद द एटॉमिक नंबर A, एटॉमिक नंबर A के साथ हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कुछ एटम ऐसे हैं जिनके लिए हमें पीक्स मिल रही है। कौन से एटम है ये है हमारे पास A = 4n वाले, 4n मतलब 2p + 2n, मतलब पेयर में है सभी, प्रोटॉन भी पेयर में है और न्यूट्रॉन भी, और सभी के सभी प्रोटॉन पेयर में है, सभी के सभी न्यूट्रॉन पेयर में है। तो ऐसे एटम जिनके लिए सभी प्रोटॉन पेयर में है, सभी न्यूट्रॉन पेयर में है, उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, उनके लिए हमें पीक्स मिलेगी। मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नेबरिंग न्यूक्लियाई से काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई होगी उतना ही वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब इनकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हाई होगी। हाई क्यों होगी, क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन और सारे के सारे न्यूट्रॉन पेयर्ड है आपस में, क्योंकि वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं 2p + 2n। तो प्रोटॉन भी सभी पेयर्ड है, न्यूट्रॉन भी सभी पेयर्ड है, तो इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई है वो मैक्सिमम होगी, उनकी हमें पीक्स मिलेगी, क्योंकि नेबरिंग मैक्सिमम नहीं होगी, उनकी हमें पीक्स मिलेगी। मतलब नेबरिंग न्यूक्लियाई से बाइंडिंग एनर्जी उनकी काफ़ी हाई होगी, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। स्टेबल ज़्यादा क्यों होंगे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक दी न्यूक्लियंस इन इंडिविजुअल पार्ट, ठीक है। उनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने के लिए हमें उतनी ही हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है बाइंडिंग एनर्जी का। मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 4n, जो एटॉमिक नंबर 4n है उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमें पीक्स मिलेगी और काफ़ी हाई हो। ये होगा A < 20 के लिए, ये वैलिड है A < 20 के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो ये तुमने 12th लेवल पे काफ़ी पढ़े होंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है इस कर्व की, अलग अलग 5-6 पॉइंट्स होते हैं इनके। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट ये है जो A > 20 से A < 120 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कांस्टेंट रहेगी, सैचुरेट होगी। मतलब A > 20 से लिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है लगभग कांस्टेंट होगा, एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करेगी, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं वो लगभग कांस्टेंट रहेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो अराउंड कांस्टेंट रहेगी इस रीजन के लिए, ठीक है। देखो क्या होगा, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी आती कहाँ से है, जो न्यूक्लियन उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन से, ठीक है। तो वो जो इंटरेक्शन है वो इस रीजन में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो इंटरेक्शन कांस्टेंट है, इसलिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कांस्टेंट रहेगी इस रीजन में।
और जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होगी वो होगी आयरन के लिए 56 के लिए, और ये होगी हमारे पास लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी तुम्हें पता होगा, ये तो भी तुमने काफ़ी बार सुना होगा। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो है हमारे पास आयरन 56, और उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, देखो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इन द फिजन प्रोसेस, फिजन पता होगा तुम्हें, और फ्यूज़न, दोनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज होती है। जब एक फिजन प्रोसेस होता है और एक फ्यूज़न प्रोसेस होता है, दोनों प्रोसेस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है वो इस कर्व से हम पता लगा सकते हैं। देखो पहले बात करते हैं फिजन की। फिजन प्रोसेस में क्या होता है, जब एक हैवी न्यूक्लियाई दो स्मॉल न्यूक्लियाई में, मतलब जो दो स्मॉल न्यूक्लियाई होंगी उनका जो एटॉमिक मास होगा वो उस हैवी न्यूक्लियाई के एटॉमिक मास से लगभग आधा होगा। ऐसे स्मॉल न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। तो जो हैवी न्यूक्लियाई है जब एक स्मॉल न्यूक्लियाई में टूटता है, दो स्मॉल न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो स्मॉल न्यूक्लियाई होंगे दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, वो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है। देखो ये हमारे पास कर्व है, जैसे ये कांस्टेंट है कर्व, इस टाइप से कर्व होगा। ये है यूरेनियम, मान लो यूरेनियम 92 235, ये यूरेनियम है। और देखो फ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा, यूरेनियम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, और इनका जो एटॉमिक मास है वो लगभग इनसे आधा होगा। ठीक है, तो यूरेनियम डिवाइड होके यहाँ आएगा, ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन है उनकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग ये होगी, तो वो यूरेनियम से ज़्यादा होगी। देखो ये फिजन प्रोसेस में जब जो डॉटर न्यूक्लियाई होंगे उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर कम हो रहा है। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई है जो डिवाइड हो रहे हैं, जो दो न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियाई से, वो जो डिवाइड हो रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर वो पेरेंट्स न्यूक्लियाई से काफ़ी कम है, तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे देखो ये देखो पीछे की तरफ मूव कर रहा है कर्व, तो पीछे की तरफ बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी रिलीज्ड होगी। ठीक है, क्योंकि देखो Q वैल्यू एक्चुअल में क्या है, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, पहले बाइंडिंग एनर्जी जो यूरेनियम एटम था उसकी क्या थी, अब बाइंडिंग एनर्जी जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो क्या है। देखो जो Q वैल्यू एक्चुअल में, इसका फॉर्मूला लिख ही देता हूँ मैं, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। फाइनल मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी, और इनिशियल मतलब जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो Q वैल्यू होगी, और Q वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिलीज्ड हुई है। रिलीज्ड क्यों होगी, क्योंकि जब एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉल न्यूक्लियस में डिवाइड होगा तो एनर्जी रिलीज्ड होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब एनर्जी उस प्रोसेस में रिलीज हुई है। ठीक है, एनर्जी उस प्रोसेस में रिलीज हुई है, तो फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड होगी। अब देखो फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज्ड होगी। फ्यूजन प्रोसेस है उसमें देखो क्या होगा, जब फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जब एक स्मॉल न्यूक्लियाई दो स्मॉल न्यूक्लियाई टू स्मॉल न्यूक्लियाई जब एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तब भी एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है, लेकिन उस फ्यूज़न को करवाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, बाहर से एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आजकल पॉसिबल है, प्लाज्मा रिएक्शन वगैरह होती है, वहाँ से तुम कह सकते हो फ्यूज़न पॉसिबल है अर्थ पे, लेकिन वो एक लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है, बहुत ही स्मॉल स्केल पे पॉसिबल है। ठीक है, तो फ्यूज़न में भी एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एक एग्जाम्पल, वो फेमस एग्जाम्पल है सन में, जो हमें जो सन से एनर्जी मिलती है, इट इज़ ड्यू टू ए फ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, उनके फ्यूज़न से जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो ये हीलियम बनता है। हाइड्रोजन मिलेंगे, हीलियम बनेगा। देखो ये दो स्मॉल न्यूक्लियाई है, ये मान लो स्मॉल न्यूक्लियाई है, अब दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो एक बिग न्यूक्लियाई बनेगा, एक बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि कर्व इस तरफ जा रहा है, ये देखो।
ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो क्यू वैल्यू एक्चुअल में वो है फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो फ्यूज़न और फिजन दोनों प्रोसेस में जो क्यू वैल्यू जो एनर्जी है रिलीज होती है और बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं दे आर मोर स्टेबल दैन द पेरेंट्स न्यूक्लियाई, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ही तो एनर्जी देखो, स्टेबिलिटी यदि छोटे एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो फ्यूज़ करना ही मुश्किल होता है उसको, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बड़े एटम की ज़्यादा है। और ये देखो फ्यूज़न में भी यदि बड़े एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती तो वो उसको तोड़ना मुश्किल होता, तो वो आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड होकर और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनकी इंक्रीज हो जाती है। उसको फर्दर डिवाइड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जो फ्यूज़न एक्चुअल में वो इसी रेंज में होता है, जो फ्यूज़न एक्चुअल में वो ए ग्रेटर देन 100 के लिए ही पॉसिबल होता है। ऐसे एटम के लिए फ्यूज़न पॉसिबल है जिनका एटॉमिक मास है वो, जो उनका एटॉमिक नंबर है वो, एटॉमिक मास है वो 100 से ज़्यादा हो, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा, उनके लिए ही फ्यूज़न पॉसिबल होगा, ठीक है। यदि ए लेस देन 100 है वो तो पहले से ही स्टेबल है, ठीक, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलरेडी मैक्सिमम है, ठीक है, तो वो छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसमें एक और पॉइंट आ जाता है स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी कर्व भी है इसमें, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टेबिलिटी कर्व क्या है हमारे पास, एक्चुअल में जो स्टेबिलिटी कर्व है वो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो कर्व बनता है स्टेबिलिटी कर्व। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो कर्व है एन और जेड के बीच में जो कर्व बनता है वो स्टेबिलिटी कर्व है, और ये कुछ टाइम बाद डेविएट हो जाता है एक नंबर पे जेड इक्वल टू 20 पे। जेड लेस देन 20 के लिए एन की वैल्यू लगभग जेड के इक्वल होगी, और जेड ग्रेटर देन 20 के लिए एन की वैल्यू जो न्यूट्रॉन है वो जेड से ज़्यादा होंगे, मतलब ये स्टेबिलिटी कर्व है, ये स्टेबिलिटी कर्व है। मतलब जो न्यूक्लियाई इस कर्व पे लाई करते हैं वो स्टेबल होंगे, उनकी स्टेबिलिटी हाई होगी, ठीक है। जो न्यूक्लियाई इस कर्व पे लाई करेंगे, इस कर्व के ऊपर, उनकी स्टेबिलिटी हाई होगी। और जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उनमें एन बाई जो जेड का रेशियो होगा वो अराउंड 1.7 होगा, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियाई में जो एन बाई जेड का रेशियो होगा अराउंड वो 1.7 ये माना जाता है, ठीक है। तो इस कर्व पे जो भी न्यूक्लियाई लाई करते हैं वो स्टेबल होंगे। अब देखो कोई न्यूक्लियाई मान लो इस रीजन में है, इस पॉइंट पे कोई नहीं, उसमें जेड की वैल्यू बहुत कम है लेकिन एन की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा, वो तुरंत स्टेबल हो जाएगा बाय बीटा डीके। लेकिन बीटा भी दो प्रकार के, देखो जो न्यूट्रॉन है वो ज़्यादा है इसमें, ये मान लो ए न्यूक्लियाई है कोई, ठीक है, ये ए कोई न्यूक्लियाई है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या बहुत कम है। तो न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे और वो इस तरफ मूव करेगा। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, तो वो इस तरफ मूव करेगा और इस कर्व के ऊपर आ जाएगा, तो वो हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे कहते हैं हम बीटा नेगेटिव डीके। जो एनजेड कर्व में स्टेबिलिटी कर्व से ऊपर है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिसे हम कहेंगे बीटा नेगेटिव डीके। और जो न्यूक्लियाई इस रीजन में है वो स्टेबिलिटी के, वो भी अनस्टेबल है क्योंकि इनमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो इनमें क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा प्लस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास बीटा पॉजिटिव डीके, ठीक है। तो दो टाइप के डीके होते हैं यहाँ पे, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव उनमें होगा जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और बीटा पॉजिटिव उनमें होगा जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और उसके कार्यों के बारे में हमने डिस्कस किया और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए और एनजेड कर्व डिस्कस किया, ठीक है। एनजेड मतलब स्टेबिलिटी इस लाइन पे सबसे ज़्यादा होगी, ए लेस देन 20 के, जेड लेस देन 20 के लिए ये एन इक्वल टू जेड होगा अराउंड, उसके बाद एन की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, और स्टेबिलिटी है वो इस नंबर से हम शो करते हैं, एन बाई जो जेड का रेशियो होगा वो अराउंड 1। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी एप्लीकेशन,
ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन मोटिव है वो है CSIR, नेट, JRF, IIT, JAM फिजिक्स के क्वेश्चन है हमें इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो हम सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला कैसे आया, कैसे हर एक टर्म हम कैसे मतलब उसका जो डेरिवेशन है वो हम डिराइव नहीं करेंगे, उसको हम देखेंगे सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला क्या है, और उस पर हल्का हल्का सा हम देखेंगे मतलब ईच टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करती है और वो किस पे डिपेंड करती है। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है, ताकि तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। हम ज़्यादा थ्योरेटिकली डीप में जाएंगे तो उसके बाद क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी, जो सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला उसको हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हम डीप, कोई फ़ायदा नहीं होता डीप में जाने का इतना। यदि तुम्हें क्वेश्चन करने हैं तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यदि तुम्हें एग्ज़ाम निकालना है तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है तुम थ्योरी पढ़ रहे हो बार बार, थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा समझ आएगा। तो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस मत करो। ऐसा नहीं है तुम बुक खोल के अलग अलग थ्योरी पढ़ रहे हो अलग अलग बुक से, उससे कुछ नहीं होगा। तुम क्वेश्चंस जितने ज़्यादा उसके वो करो, क्वेश्चंस को समझ के करो, ठीक है। थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ लो, हाँ थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए, एक्चुअल में फॉर्मूला है क्या, उसमें ईच टर्म है क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, उनके बारे में थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। तुम उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो उसके, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। देखो सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला एक्चुअल में है क्या? इट इज़ द थियोरेटिकल फार्मूला टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। इट इज़ मैथमेटिकल फार्मूला, एक मैथमेटिकल फार्मूला जिसकी हेल्प से हम किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं यदि हमें मासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, एटॉमिक मास के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, हमें प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन का मास है उसके बारे में पता हो और हाइड्रोजन का मास उसका पता हो, तो यू कैन कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी यूजिंग दैट फार्मूला, ठीक है। लेकिन सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला इज द फार्मूला यूजिंग दिस फार्मूला, इट इज़ द एक्चुअली इट इज़ मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है, टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियाई, ठीक है, मैथमेटिकली या थियोरेटिकली, ठीक है। तो इसमें देखो देयर आर बेसिकली 5 टर्म्स, इट कंटेन्स 5 टर्म्स। द फर्स्ट टर्म वी हैव इज वॉल्यूम एनर्जी टर्म। देखो जो बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है किसी एक ही इंटरेक्शन की वजह से आ रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन इन द न्यूक्लियाई इज हैपनिंग ऑल ओवर द टाइम, ठीक है। बहुत सारी इंटरेक्शन उस न्यूक्लियाई के अंदर हो रही है, ठीक है। उन सभी इंटरेक्शन का एक रिजल्ट है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। एक जो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास इंटरेक्शन है, जो एनर्जी है, द फर्स्ट एनर्जी वी हैव इज वॉल्यूम एनर्जी। उसके वॉल्यूम में जो एनर्जी है, द वॉल्यूम कितनी एनर्जी कन्फाइंड कर रहा है, दैट इज वॉल्यूम एनर्जी टर्म। और ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जो वॉल्यूम एनर्जी है वो हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं हम, तो उसमें हम ए वी लिख देते हैं। ए वी है वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। ए वी है यहाँ पे वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो आर है यहाँ पे रेडियस, आर है हमारे पास R0 है e⁻⁴ इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए वी 4/3 पाई, आर है हमारे पास e⁻⁴ R0 क्यूब ए। तो ये जो वॉल्यूम एनर्जी पार्ट है ये ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो टोटल ये कांस्टेंट है इसको हमने ए वी मान लिया है यहाँ पे। ये जो टोटल कांस्टेंट है इसको हमने ए वी पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया तो ए वी इंटू ए, तो जो वॉल्यूम एनर्जी आएगी ए वी इंटू ए। एक्चुअल में जो वॉल्यूम एनर्जी है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। वो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी वॉल्यूम एनर्जी टर्म। देखो बाकी नेगेटिव हो रही है, जो पॉजिटिव टर्म है वो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब वो स्टेबिलिटी देगी न्यूक्लियस को। जो नेगेटिव है मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी को वीक कर रही है, तो उस न्यूक्लियस को वो वीक कर रही है, उनको अनस्टेबल बना रही है। तो जो सरफेस एनर्जी है, सेकंड हमारे पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कैसे आती है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है, मान लो एक स्फेयर है, तो इसके जो सरफेस पे न्यूक्लियंस होंगे, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, देखो जो एक सेंटर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उस पर जो फोर्स होगा वो सभी तरफ से सेम फोर्स होगा, लेकिन जो सरफेस पे होंगे उस पर जो फोर्स है वो न्यूक्लियस की तरफ, अंदर की तरफ तो ज़्यादा होगा और बाहर की तरफ कम होगा। तो इनके पास एक एक्सेस एनर्जी होगी, दे हैव एक एक्सेस एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी।
और ये जो सरफेस, जैसे तुमने पृष्ठ जो पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, उसी टाइप से सरफेस एनर्जी है। और ये सरफेस एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगी। मतलब सरफेस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी उतनी कम होगी। और सरफेस एनर्जी सबसे मैक्सिमम कहाँ होती है और सबसे मिनिमम सरफेस एनर्जी होगी स्फीयर के लिए। यदि जो न्यूक्लियाई है वो एक स्फेरिकल है तो वो होगा मिनिमम सरफेस एनर्जी, मतलब हाईली बाइंडिंग एनर्जी होगी उसकी, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो जिसकी शेप है वो स्फेरिकल से थोड़ी सी डेविएट होगी, जिनका क्वाड्रपोल मोमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, उनकी जो सरफेस एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, उनकी सरफेस एनर्जी कम होगी, उनकी सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी। सरफेस एनर्जी ज़्यादा होने से उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ये सरफेस एनर्जी है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, 4πr² सरफेस एरिया। आर है हमारे पास R0 a⁴ इसलिए ये 2/3 का फैक्टर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम एनर्जी। एक्चुअल में जो कॉलम, हम देखो हम पूरा डीप में नहीं जाएंगे, हम ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। कोई दूसरा तरीका नहीं है, तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। इसको 1-2 बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगा तुम्हें। थर्ड पार्ट हमारे पास कॉलम एनर्जी। कॉलम एनर्जी एक्चुअल में है, इट इज़ ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब जो उनमें आपस में रिपल्शन है, उस रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है, दैट द इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन, उनके इंटरेक्शन की वजह से क्या एनर्जी है, मतलब ये भी कह सकते हैं हम पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये नेगेटिव यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रही है। एक्चुअल में ये पॉजिटिव है, जो कॉलम एनर्जी है एक्चुअल में इट इज़ ए पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। मतलब हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बात करें तो इट इज़ ए पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज इट्स हेल्प टू न्यूक्लियर, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि ये न्यूक्लियस को तोड़ना चाह रही है, ये नहीं चाहती वो सिस्टम बना रहे, क्योंकि रिपल्सिव है नेचर में, तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम बाइंडिंग एनर्जी में इसका यूज़ नेगेटिव क्यों करते हैं, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रही है। बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में है स्टेबिलिटी, उसको बांधे रखना, लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रही है, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव में इसको यूज़ किया। AC z−1/(1/3) ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। 3/5 1/4πε0 z−1 e²/r। और यहाँ पे जो r है वो है R0 a⁴ ठीक है। इसको हम r की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो ये देखो ये क्या आएगा, 3/5 1/4πε0 z−1 R0 a⁴ इंटू e²। तो ये जो टर्म है इसको हमने लिख दिया AC, इस टर्म को लिख दिया AC, z−1 a⁴ जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एसिमेट्रिक एनर्जी। एसिमेट्रिक एनर्जी है, मतलब ये है हमारे पास जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनमें जो नंबर्स हैं उनके न्यूट्रॉन और n और जो z की वैल्यू है उनमें कितनी एसिमेट्री मतलब कितना डेविएशन है, कितने न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉनों से, ठीक है। एक्चुअल में ये उस पर डिपेंड करेगी, तो ये भी नेगेटिव, क्योंकि ये भी एनर्जी, जितने न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होती जाएगी उतना अनस्टेबल होता जाएगा, उतनी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। तो ये डिपेंड कर रही है n-z², मतलब उनके डिफरेंस पे, n पर न्यूक्लियन, ठीक है। n-z का जो डिफरेंस है पर न्यूक्लियन कितना है, ठीक है, उसका स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो ये इसको n-z को हम लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं हम a-z, तो ये आएगा a-2z, तो a-2z होल स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म। द लास्ट है हमारे पास पेयरिंग टर्म, पेयरिंग एनर्जी टर्म। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाती भी है, ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कम भी करती है। वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस कौन सा। देखो जो न्यूक्लियस है वो 3 टाइप के हमारे पास, एक तो है इवन न्यूक्लियस। इवन में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं दोनों इवन होंगे, तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव AP/a⁴ में ये होगा 3/4,
ठीक है, ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव देखो, इवन न्यूक्लियाई मतलब जिनमें सभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर्ड है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा मतलब बाइंडिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तभी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। और उसके बाद आता है सेकंड टाइप का हमारे पास ओड होगा, जो उसमें न्यूट्रॉन भी ओड होंगे, प्रोटॉन भी ओड होंगे। उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है या बाइंडिंग एनर्जी है वो मिनिमम होगी, मतलब वो सबसे हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे ओड वाले, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो अनपेयर्ड होंगे, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो ये जो टर्म आएगी पेयरिंग एनर्जी, ये नेगेटिव आएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब है वो डिक्रीज कर रही है बाइंडिंग एनर्जी, जो पेयरिंग टर्म है वो डिक्रीज कर रही है। और एक और केस हो सकता है यहाँ पे थर्ड केस होगा जहाँ पे ओड इवन वाला हो। ओड इवन मतलब जहाँ पे कोई भी पेयरिंग ना हो, ठीक है, या तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या तो न्यूट्रॉन ओड है प्रोटॉन इवन है, या प्रोटॉन ओड है न्यूट्रॉन इवन है। यहाँ पे जो ईपी होगी, पेयरिंग एनर्जी टर्म होगी, वो 0 होगी। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो इन दोनों के बीच की होगी, मीडियम स्टेबिलिटी होगी इनकी, ठीक है। इनकी जो स्टेबिलिटी होगी ओड इवन की वो मीडियम होगी। सबसे कम स्टेबिलिटी होगी ओड की, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इवन की, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, यहाँ नेगेटिव हो रही है, यहाँ 0 है, ठीक है। ये याद रखना, तीनों पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसमें 5 टर्म है टोटल हमारे पास, ठीक है। ये टर्म डिपेंड करेगी उनकी पेयरिंग नेचर पे। यदि इवन है तो पॉजिटिव आएगा, ओड है तो नेगेटिव आएगा, ओड इवन है तो 0 होगी ये टर्म, ठीक है। ये डिपेंड करता है उनकी स्टेबिलिटी कर्व पे, एन और जेड में कितना डिफरेंस है। ये है कॉलम एनर्जी, रिपल्शन, ये सरफेस एनर्जी, एक्सेस एनर्जी, और ये हमारे पास वॉल्यूम एनर्जी और जो पेयरिंग एनर्जी है, एक्चुअल में जो वॉल्यूम एनर्जी वो तो इंक्रीज ही करेगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी को, बाकी ये तीनों टर्म डिक्रीज करेगी बाइंडिंग एनर्जी को। और जो पेयरिंग एनर्जी है वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियस कौन सा है, इवन है, ओड इवन है, या ओड है, ठीक है। देखो जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, इसमें हमें एक तो एटॉमिक मास देखना, और हमें देखना है जो मिरर न्यूक्लियाई है उसका मास डिफरेंस क्या है और उसकी रेडियस क्या है, ठीक है। और ये इन सभी को हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यदि हम इसमें डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आराम से ये 1.5 घंटे का लेक्चर चला जाएगा, तो उसके लिए आराम से दूसरा लेक्चर बनाएंगे, और उसमें हम उसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ में, जो नेट JRF में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या नए न्यूमेरिकल है जो कुछ अलग से, वो भी हम उसमें साथ में डिस्कस कर लेंगे। उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें सारे मिरर न्यूक्लियाई के बारे में और सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला की एप्लीकेशन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम इतना ही करेंगे सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला तक।